Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will start the medicine topic hematology. So, the important topics are the iron deficiency, thalassemia, hereditary spherocytosis. We will discuss one by one. So, the first one is the classification of the anemia as a microcytic. Micro mean छोटा, ठीक है. Cytic anemia मतलब जो small size हो जाते हैं. साइज ठीक है. In the elderly patient should be urgently investigated to explore. अब आपको like क्यों हुआ है आयरन डेफिशिएंसी. मोस्टली माइक्रोसिटिक में ना ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी आता है और भी डिफरेंट. अभी हम देखेंगे कि आपने मेलिग्नेंसी को रूल आउट करना होता है. एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करोगे. इसकी कॉजेज में आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, लेड पॉइजनिंग, इन सब में माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है. नेक्स्ट नॉर्मोसिटिक एनीमिया जो है वो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, CKD, प्लास्टिक हेमोलिटिक और ब्लड लॉस में होता है. मैक्रोसाइटोसिस मैक्रोसिटिक एनीमिया जिसमें सेल्स का साइज लार्ज हो जाता है. उसके अंदर विटामिन B12 और फोलेट आता है. ठीक है. इसमें मेगैलोप्लास्टिक की कॉज है B12 फोलेट डेफिशिएंसी है. नॉर्मल प्लास्टिक में अल्कोहल, लिवर डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म, प्रेगनेंसी, रेटिकुलोसाइटोसिस, साइटोटॉक्सिक ड्रग आ जाती है. अब इसकी कॉमन और स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन क्या होती है ऑल एनीमिया के अंदर. इसमें पेशेंट जो है वो फटीग, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन और पैल्पिटेशन होती है. पैलर मिलेगा आपको सिस्टोलिक मर्मर, कार्डिक फेलियर, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है. अब आयरन डेफिशिएंसी में ना पेशेंट पाइका के साथ प्रेजेंट कर रहा है. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होगी. एग्जामिनेशन पे कालोनिक या स्पूल शेप नेल होते हैं. इन्फ्लेमेशन हो जाती है. कॉर्नर ऑफ द माउथ की इन्फ्लेम टंग होती है. थैलेसीमिया के अंदर सिम्टम वेरी करती है ऑन द सेवेरिटी. इसमें हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, वीकनेस, जॉन्डिस और बॉन डिफॉर्मिटी होगी. सिड्रोप्लास्टिक में आपने याद रखना है फिटीग, डिस्निया वगैरह होगा. और इसमें आयरन ओवरलोड के साथ जिसके अंदर ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन होती है. एनीमिया ऑफ क्रॉनिक ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है लेकिन फटीग वीकनेस कॉज करेगा. अब हम डिटेल में आयरन डेफिशिएंसी को देखेंगे. अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट इन एडुकेट डाइटरी इंटेक ले रहा है, प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है, ग्रोइंग एज में, या फिर मैल एब्जॉर्प्शन है, क्रॉनिक ब्लड लॉस होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. ठीक है. अब इसको डायग्नोज आपने कैसे याद रखना है कि इसमें सब कुछ कम होता है, सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा होती है, वो है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रख लो. ठीक है. इसमें माइक्रोसिटिक होता है. पेंसिल्स ब्लड फिल्म पे आपको पेंसिल सेल मिलते हैं. मेंस्ट्रुअल इंडेक्स MCV ओवर RBCs. ये किस में देखते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में. ठीक है. अब इसका मैनेजमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर आयरन डेफिशिएंसीज में. और आयरन सप्लीमेंटेशन है. इसको अंडरलाइन कॉज देखेंगे. ओरल थेरेपी इनफेक्टिव है, नॉट टॉलरेटेड एंड IV एडमिनिस्ट्रेशन दोगे. स्वेयर एनीमिया है, हार्ट फेलियर तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफ्रैक्टरी केस में आपने एवेलुएट करना है. अब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इलनेस में क्या होता है, एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है ज़्यादातर. ऑटो इम्यून डिजीज़, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी में देखा जाता है. इसमें जो सिम्टम्स आते हैं फटीग, वीकनेस होगी. और एग्जामिनेशन फाइंडिंग जो है वो अंडरलाइन कंडीशन पे डिपेंड करेगी, इन्फ्लेमेशन पे. हाउ आर द पैलर में बी द एविडेंट. नेक्स्ट इज द थैलेसीमिया. थैलेसीमिया जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर का ग्रुप होता है. इसमें क्या होगा कि अल्फ़ा या बीटा चेन इनकी जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी. ठीक है. अब बीटा थैलेसीमिया जो है, अल्फ़ा और बीटा है. बीटा थैलेसीमिया जो ट्रेट होती है ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है. ठीक है. इसके अंदर माइल्ड हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलेगा और यूजुअली जो है वो एसिम्टोमेटिक होती है. ठीक है. अब इसमें फीचर्स जो आते हैं माइक्रोसिटिक की मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. इसमें HbA2 जो होता है वो रेज होता है. अब इसमें जो जैसे अल्फ़ा थैलेसीमिया है, बीटा है, तो उसके अंदर उसी की जो होती है प्रोडक्शन ऑफ द बीटा चेन वही डिफेक्टेड होगी. ठीक है. अब इसमें थैलासीमिया मेजर को देखते हैं. इसमें क्या होगा, बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, क्रोमोसोम 11 पे होती है. फर्स्ट ऑफ लाइफ प्रेजेंट करता है विद अ फेलियर टू थ्राइव. इसमें हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होगी. फिर पे आपको टारगेट सेल मिलते हैं. ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें A2 और F रेज होता है, HbA एब्सेंट होगा. ठीक है. रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन है जिसके वजह से आयरन ओवरलोड होगा, ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं. इसमें आयरन चेरेशन थेरेपी जिसमें डिफ्रॉक्सामीन देते हैं. हीमोक्रोमेटोसिस इसमें आयरन स्टोरेज डिसऑर्डर होती है जिसमें आयरन स्टोर हो जाते हैं लीवर, स्किन, पिट्यूटरी, हार्ट, पेंक्रियाज में. ठीक है. इसमें हेरेडिटरी HEF जीन टेस्टिंग करते हो सेकेंडरी के अंदर. इसमें मिडिल एज मेल्स में ज़्यादा होता है. इसमें सिम्टम्स जो है वो फटीग, आर्थेल्जिया, हाइपोगोनाडिज्म और स्किन ब्रोजिंग होती है. सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, DM, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर की तरफ जाते हैं. इन्वेस्टिगेशन में आपने सीरम फेरेटिन करवाना होगा जो कि रेज होता है. ठीक है. इसमें ट्रांसफेरिन की सेचुरेशन भी रेज हो जाती है, LFTs भी. और इसमें फुल ब्लड काउंट जो होता है वो नॉर्मल होता है. फेरेटिन ज़्यादा हो जाएगा, सेचुरेशन ट्रांसफेरिन ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. और LFTs इसमें ज़्यादा होंगे. फुल ब्लड काउंट जो होता है वो इसमें नॉर्मल होता है. फेरेटिन भी ज़्यादा है जबकि आपने आयरन डेफिशिएंसी में देखा तो उसमें कम होता था. ठीक है. ट्रांसफिन की सेचुरेशन भी ज़्यादा है, LFTs भी रेज हो जाते हैं, फुल ब्लड काउंट नॉर्मल होता है. फर्दर टेस्टिंग के अंदर आप इसमें मोस्टली जो है HEF जीन की म्यूटेशन हुई होती है. ठीक है. इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है किसकी, CY28-2Y जो हेरिडिटी क्रोमेटोसाइटोसिस की. इसमें सीरम फेरेटिन जो है वो रेज हो जाएगा तो आप हेप्टोलॉजी रेफर करते हो फॉर द लीवर बायोप्सी. इसके मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आयरन को अवॉइड करने हैं, विटामिन C सप्लीमेंट, अल्कोहल ये सप्लीमेंट करने हैं.
मैनेजमेंट इसकी फ्लेबॉटमी होती है, इसमें वेनिसेक्शन जिसमें ब्लड को हम रिमूव करते हैं पेशेंट से, उसमें स्टिमुलेट करते हैं मेट्रोपोइसिस को। ठीक है, इंडक्शन है, इंडक्शन में वीकली फ्लेबॉटमी सेशन करने होते हैं आपने टू रिड्यूस आयरन लेवल लेस देन द ट्रांसफेरेंट सेचुरेशन। इसमें आप अंडर द गाइडेंस ऑफ हेमाटोलॉजी पैथोलॉजी डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ द लीवर डिजीज़ पे। मेंटेनेंस के अंदर इसमें इनफ्रीक्वेंट फ्लेबोटोमी सेशन करते हो ताकि आयरन का लेवल हम मेंटेन करो, आयरन चिलेशन थेरेपी करते हैं, आयरन के अंदर डेफ्रॉक्सामिनो डेफ्रासिरोक्स आ जाता है। फिर देखो सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होगा कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं इसमें सिकल सेल बन जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया होगा। ये सिकल सेल जो होते हैं वो जाके वेसल्स में अकोमोलेट हो जाते हैं। इसमें क्या होगा कि अब नॉर्मल चेन होती है किसकी, HbS की। नेक्स्ट पे 10% में यूके ये ज़्यादातर इसमें कॉमन है, एक बार रीड कर लो। सिम्टम द होमोजाइगोट डू नॉट टेंड टू डेवलप अंटिल द 4 to 6 मंथ, जबकि अब नॉर्मल जो HbSS होता है उसमें टेक ओवर कर लेते हैं फ्रॉम द फीटल हीमोग्लोबिन। अब इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbAA होता है, सिकल सेल ट्रेट के अंदर एक होता है। ठीक है, HbAS। ठीक है, होमोजाइगस सिकल डिजीज़ के अंदर दोनों। अब ट्रेट में एक होता है और उसके अंदर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इनहेरिट वन HbS एंड अनदर HbC। इसमें ये सिकल सेल डिजीज़ आ गई। नेक्स्ट इसमें पोलामाइनोसिक ग्लूटामेट जो होता है वो बेलाइन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये फ्रेजाइल होते हैं, आरबीसीज को हेमोलाइज कर देते हैं, स्मॉल वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हो, हेमोलिसिस का रेस मार्कर होता है, इसमें होली जोली बॉडीज़ और सिकल सेल मिलेंगे, टारगेट सेल। सिकल सेल क्राइसिस क्या होता है, जब ये जिस भी वेसल को करेगा ऑब्स्ट्रक्ट, इसमें थ्रोम्बोटिक पेनफुल क्राइसिस, चेस्ट सिंड्रोम, एनीमिया, प्लास्टिक सिक्वेस्ट्रेशन, इन्फेक्शन याद रखना है। अब थ्रोम्बोटिक क्राइसिस क्या होता है, इसमें पेनफुल क्राइसिस जैसे वैसो क्राइसिस बोलते हैं, इन्फेक्शन डिहाइड्रेशन से प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, और ये इसमें इन्फार्क्ट बन जाते हैं जिसकी वजह से ई वेस्को नेक्रोसिस, हैंड फुट सिंड्रोम, लंग्स प्लेन ब्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम क्या होगा, जब भी पल्मरी वेस्कुलेचर में वेसोक्लूशन होगी, डिस्निया, चेस्ट पेन, पल्मरी इन्फिल्ट्रेट आएंगे। मैनेजमेंट में पेन रिलीफ, रेस्पिरेटरी सपोर्ट है। एंटीबायोटिक में आप उसको इन्फेक्शन इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दोगे। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ आफ्टर द चाइल्डहुड। द नेक्स्ट ऐसा ए प्लास्टिक क्राइसिस पार्वोवायरस की वजह से होता है। फॉल इन द हीमोग्लोबिन होगा सडन, बोनी मैरो सप्रेशन हो जाएगी, रेटिकुलोसाइट काउंट को होता है। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस क्या होती है कि जब सिकली हो जाएगी ऑर्गन के अंदर, स्प्लीन, लंग में, जिसकी वजह से पूलिंग ऑफ द ब्लड होगी जिससे एनीमिया वर्सन हो जाता है। मैनेजमेंट में आपने क्राइसिस को मैनेज करना है, एनाल्जेसिया दोगे, रिहाइड्रेट करोगे, ऑक्सीजन एंटीबायोटिक कंसीडर करोगे, ब्लड ट्रांसफर एक्सचेंज ट्रांसफर करते हैं। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में आपने हाइड्रोक्सी यूरिया जो कि HbF के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, और ये मोस्टली आप प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, और सिकल सेल पेशेंट के अंदर आपने हार्ट जो है वो 5 साल के बाद ना उसको वैक्सीन लगानी होती है नीमोकोकल। हेमोलिटिक एनीमिया नाम से पता चल रहा है, हेमोलिसिस हो रही है आरबीसीएस की। ठीक है, इसमें आरबीसीएस का स्पैन कम हो जाता है, इंट्रावेस्कुलर होती है, एक्स्ट्रावेस्कुलर होती है। इंट्रिंसिक में जो डिफेक्ट आ जाता है आरबीसीएस की मेम्ब्रेन में, एक्सट्रिंसिक में कोई इन्फेक्शन मैकेनिकल कॉज हो सकती है। इंट्रिंसिक में आपने हेरिडिटी और G6PD याद रखना है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वही पहले जॉन्डिस स्प्लीनोमेगाली होगी, लैब में रेटिकुलोसाइट रेज होगा, LDH, और इसमें हेप्टोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, इसमें ब्लड फिल्म में आपको स्पीरोसाइड रेटिकुलोसाइट मिलेंगी। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में फ्री हेमोग्लोबिन रिलीज हो जाती है जो कि हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। हेप्टोग्लोबिन जब सेचुरेट हो जाती है हीमोग्लोबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी। फ्री हीमोग्लोबिन जो होती है ना वो यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन यूरिया और हेमोसिड्यूरिया। अब इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की कॉज हो जाती है मिसमैच ब्लड ट्रांसफर, G6PD, रेड सेल फ्रेगमेंटेशन, नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, और इसमें कोल्ड में भी आपने याद रखना है। और जबकि एक्स्ट्रा में कोल्ड जो है वो इंट्रा होंगी, और जो एक्स्ट्रा होती है वो उसमें वार्म आती है। हीमोग्लोबिन पैथी, सिकल सेल, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, या सारी इसको क्रैम ही करना पड़ेगा कौन सी किस्में आती हैं। ठीक है, अब इसमें क्लासिफिकेशन में हेरिडिटरी कॉजेज में G6PD है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, सिकल सेल थैलेसीमिया एक्वायर्ड के अंदर, इसको इम्यून और नॉन इम्यून में बताना है। एक्वायर्ड में जो इम्यून है इसमें ऑटो इम्यून में वार्म और कोल्ड एंटीबॉडीज आ जाती हैं, और जो ऑलो में ये मोस्टली ट्रांसफर रिएक्शन की वजह से होती है। ड्रग इसमें मिथाइल डोपापेंसिलिन देते हो। क्लासिफिकेशन है एक्वायर्ड में नॉन इम्यून कॉजेज़ के अंदर जो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया आ जाता है, DIC है, कार्डिक वॉल, नॉक्टर्नल इन्फेक्शन में मलेरिया, ड्रग जो है उसमें डेप्सोन की वजह से। अब इसके अलावा ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया को आपने वार्म और कोल्ड में डिवाइड किया होता है। इसमें जो है आप मोस्टली जो है वो कॉम टेस्ट करके देखते हो। कोल्ड के अंदर IgM एंटीबॉडीज़ बनती है, और जबकि वार्म के अंदर आपने गर्म से याद रख सकते हो उसमें IgG होती है। ठीक है, इसमें हेमोलिसिस होगी एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हेमोलिसिस जो है मीडिएट होती है बाय द कॉम्प्लीमेंट और कोमली इंट्रावेस्कुलर। इसमें सिम्टम आते हैं रेनॉल्ड एक्रोसाइनोसिस के। इसमें कोल्ड की वजह से लिम्फोमा इन्फेक्शन में माइक्रोप्लाज्मा याद रखना। वॉर्म में IgD होती है, इसमें SLE और मोस्ट कॉमन आ जाएगी। ड्रग्स में थाइल डोपा मैंने जो स्टेरॉइड ही देते हो। G6PD की डेफिशिएंसी हो जाती है। मोस्ट कॉमन रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट होता है इसमें, ज़्यादातर एक्स लिंक रिसेसिव है।
फीचर्स में न्यूनेटल जॉन्डिस आ जाती है, इंटरवेस्कुलर हिमोलिसिस, गॉल स्टोन कॉमन होती है, स्प्लियोमेगैली होगी, और इसमें आपने याद रखना है कि हैनिस बॉडी और बाइट और ब्लिस्टर सेल्स मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपने J6PD का लेवल करवाना होता है हर 3 मंथ्स के बाद आफ्टर एक्यूट एपिसोड ऑफ हेमोलिसिस। ठीक है, इसमें J6PD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ड्रग्स जो है वो हेमोलिसिस कॉज करते हैं। इसमें एंटी मलेरिया जो है वो आपने प्राइमाक्विन देनी होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सल्फा ड्रग्स देनी नहीं होती। ये सब जो है बेसिकली हिमोलिसिस कॉज कर रही होती हैं। ठीक है, देन फिर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस और G6PD में देखते हैं क्या डिफरेंस है। G6PD एक्स लिंक होता है, हेरिडिटरी जो है ना वो ऑटोसोमल डोमिनेट होता है, और हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है, G6PD में इंट्रावेस्कुलर होती है, उसमें हैनस बॉडीज मिलती हैं आपको, इसमें स्पेरोसाइट सेल मिलेंगे। ठीक है, इसमें जॉन्डिस, इन्फेक्शन, गॉलस्टोन ये सब में होता है। इसमें भी सेम वही डिफरेंस बताया हुआ है, इसमें आपने एरिथ्रोपोइटिन विद आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और फिर स्प्लीनेक्टमी करते हो। द नेक्स्ट वन मेगालोब्लास्टिक में B12 फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है। B12 की डेफिशिएंसी जो है वो क्यों होती है, जब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसकी डेफिशिएंसी हो, क्योंकि विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करता है तो फिर इसकी आले में एब्जॉर्प्शन होती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, कंबाइंड डिजनरेशन होगी, बीफी टंग है, ग्लोसाइटस है, और न्यूरोलॉजिकल के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसके अंदर मोटर साइंस, स्पेस्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया वगैरह आएगा। फोलेट के अंदर ये कॉमनली राइज होता है पुअर डाइटरी इंटेक से, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से। उसको डायग्नोस कैसे करते हो, इसमें हेमाटोक्रिट अगर आप करवाओगे ना वो लो होता है। ठीक है, और इसमें MCV जो है वो हाई होता है, रेटिकुलोसाइट जो है वो लो होगा, हेमाटोक्रिट भी कम होता है, रेटिकुलोसाइट भी कम होता है, और NCV जो होगा वो हाई होता है। दूसरा इसमें ना लाइक LDH याद रखना है आपने। दूसरा हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फा न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, ओवल होते हैं, मेगैलोब्लास्ट, और चेंजेस आती रहती हैं इसमें। डायग्नोस आपने B12 पे करना होता है। मेगैलोब्लास्टिक में MCV रेज होता है ना, इसमें LDH भी हाई होता है, हाइपर सेगमेंटेड मिलेंगे, ओवल मेगैलोसाइट है, मेगैलोब्लास्ट मिलते हैं। डायग्नोसिस में B12 जो होता है वो लो होता है, फोलेट भी लो होगा। ठीक है, और इसके अलावा B12 इसमें जो MCV है वो एलिवेट हो जाता है, होमोसिस्टीन भी दोनों में एलिवेट होता है, प्रोटीन से एंटीबॉडीज़ होंगे, और इंट्रिंसिक फैक्टर पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंटी इंट्रिंसिक। उसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में प्राइमरी हिमोस्टेसिस आ जाता है, और सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर क्या होगा, प्लेटेड एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और सेकेंडरी में एक्सटेंसिक और एक्सटेंसिक पाथवे में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। अब इसमें प्लेटलेट डिसऑर्डर की वजह से ओबियसली पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब इसमें इनहेरिटेड में वॉन विलेब्रेंड, बर्नार्ड सोली और ग्लैंड्समैन याद रखने, एक्वायर्ड में ड्रग इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बोसिटिक और CKD। अब कोएगुलेशन डिसऑर्डर में इंट्रिंसिक के अंदर 8, 9 और 11 याद रखना है। अब 8, 9 और 11, ए के अंदर हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, ए में 8 की होगी, बी में 9 की होती है, और 11 में C की होती है। 8, 9 और 11 याद रहेगा। 8, 9 और 11 10 वाला मिस करना है। एक्सटेंसिंग के अंदर 7 की होती है, 7 से शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसमें विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर जो कि 2, 7, 9, 10 होते हैं। ठीक है, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से मैल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, डिप्रेशन ऑफ द गट फ्लोरा हो सकता है। इसमें विटामिन के एंटागोनिस्ट थेरेपी, वार्फरिन वगैरह देते हैं, इनहिबिशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर बाय द ऑटो एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर को आपने कैसे अप्रोच करना होता है, इसमें जेंडर, टाइप ऑफ द ब्लीडिंग, एसोसिएटेड सिम्टम और लैब्स में। अब इसमें प्राइमरी में आपने याद रखना है कि एपिस्टेक्सिस ब्लीडिंग, काम GI ब्लीडिंग होगी, पटिकिया के साथ प्रेजेंट करेगा, मेलोरेजिया हो सकता है। सेकेंडरी के अंदर आपने याद रखना होता है कि डीप टिश्यू में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। प्राइमरी के अंदर सुपरफिशियल है, ठीक है, और इसके अंदर डीप होती है। और DIC के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग सिम्टम्स, जिसमें पटिकिया ब्लीडिंग, एक्मोसिस वगैरह होगी। नेक्स्ट वन प्राइमरी के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट डिसफंक्शन आ गया। उसके बाद सेकेंडरी में एक्सटेंसिव पाथवे, इसको मैं आपको याद करवाती हूँ एक सेकेंड। अब देखो प्राइमरी जो है ना हीमोस्टेसिस, उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, ब्लीडिंग काउंट ज़्यादा होगा ना। प्लेटलेट डिसफंक्शन में भी यही होता है। ठीक है, लेकिन जो है ना इंट्रिंसिक पाथवे वाले, उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर का मसला आता है, तो उसकी वजह से जो PTA PTT होता है ना वो रेज हो जाता है। ठीक है, मेन आपने यही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ ITP जो है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, इसके अंदर ये ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ बना देते हैं अगेंस्ट द प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये उसको फिर ट्रिगर करती हैं इन्फेक्शन को। क्रॉनिक ITP जो कि 7 मंथ 12 मंथ से ज़्यादा होगा, इसमें एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो कि सरफेस प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी, जिसकी वजह से सिक्वेस्ट्रेशन होगी। ठीक है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। इसमें बोन मैरो मेगा कैरियोसाइट होती है, प्लेटलेट की प्रोडक्शन जो है वो मोस्ट केसेस में जो है वो रेज हो जाती है। मैनेजमेंट इसमें आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है। बच्चों के अंदर नो सिम्टम माइल्ड म्यूकोकुटेनियस ब्लीडिंग होगी। फर्स्ट लाइन मेडिकल थेरेपी में आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नॉन रिस्पॉन्स इंटॉलरेंस टू स्टेरॉइड, IV इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। इसमें आपने थ्रोम्बोपायोटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट देने होते हैं, रोमिप्लोस्टिन, रिटॉक्सीमैब। मैनेज इसे कैसे करेंगे, स्प्लेनेक्टमी। मैनेजमेंट में
लाइन मेडिकल थेरेपी स्टेरॉइड होती है, बाद में आपने वो डिटॉक्सिन भी याद रख लो। मैनेजमेंट में स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं। टीटीपी जो है वो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा होता है, ठीक है। इसमें माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से पेटिकिया ब्रूजेस वगैरह बनेंगे। डायग्नोस कैसे करोगे? सीबीसी में प्लेटलेट कम मिलेंगे, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हेप्टोग्लोबिन कम होगा, रेटिकुलोसाइट ज़्यादा होगा, इसमें हिस्टोसाइट मिल सकते हैं। डायग्नोसिस में आपने कोएगुलेशन स्टडी करवानी होती है, वो जो है वो प्रोलॉन्ग होती है, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट दोगे। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथिक इसमें भी माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाएंगे, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी एक्लूड कर रहे होते हैं। आर्टिक को एक क्या हो सकता है इसमें, एमड्रिकोलाई जो है वो मोस्टली कर रहा होता है। ये कॉज ट्रीटमेंट इसका स्पॉटिव है। और हेमोफीलिया के अंदर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। देखिए उसके अंदर मैंने आपको 8, 9 और 11 बताया था ना। ABC इसमें भी जो है वो ज़्यादा डीप टिश्यू में, मस्कुलर सॉफ्ट टिश्यू में यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, एपिस्टेक्सिस एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। डायग्नोसिस में PT जो है वो नॉर्मल होगा, क्लॉटिंग की वजह से APTT प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। इसके अलावा बस इसमें से यही याद रखना है। वॉन विलिब्रेंट ये कंजेनिटल डिसऑर्डर होती है, इसमें रिकरेंट एपिसोड आती हैं लैब में। इसमें याद रखना है कि ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा, और दूसरा जो है APTT ये भी प्रोलॉन्ग होता है क्योंकि 8 की भी डेफिशिएंसी होगी। नॉर्मल PT प्लेटलेट काउंट इसमें फैक्टर 8 कम हो जाते हैं। वॉन विलिब्रेंट के जो फैक्टर लेवल्स होते हैं ना वो भी कम हो जाते हैं। रिस्ट्रोस्टेटिन सेटिन जो है को फैक्टर, ऐसे इसमें आपने प्लेटलेट एग्रीगेशन की फेलियर और को फैक्टर जो होगा वो 30 से कम होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।